Assalamualaikum dear students. Dear students, welcoming you all to your very own YouTube channel that is English Lounge. तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कोर्स और आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये होगा कि हम इस वीडियो के अंदर ये एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ डिस्कोर्सेस जो हैं वो आइडियोलॉजीज़ को परपेचुएट करवाते हैं और आइडियोलॉजीज़ की एवोल्यूशनरी ग्रोथ होते होते अल्टीमेटली वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं कि वो जितना हमारा सोशल एक्शन है, सोशल सेटअप है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेती हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर हम डिस्कोर्स एनालिसिस पे मुहित बुक जो कि ब्रायन पाल्ट्रिज ने लिखी है उसे स्टडी करें तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लाइन है कि आइडियोलॉजीज आर प्रोड्यूस्ड एंड रिफ्लेक्टेड इन द यूज ऑफ डिस्कोर्स। यानी जो डिस्कोर्स है उसके अंदर आपको आइडियोलॉजीज की रिफ्लेक्शन नज़र आती हैं। ये डिस्कोर्सेज ही होते हैं कि जिनकी वजह से आइडियोलॉजीज प्रोड्यूस होती हैं, जिनकी वजह से आइडियोलॉजीज बढ़ती और परवान चढ़ती हैं और इन्हीं के अंदर आपको डिस्कोर्सेज की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। अब डिस्कोर्स और आइडियोलॉजीज का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको रिलेशंस ऑफ पावर की डिस्कशन उसके अंदर आती है कि किस तरीके से जो पावरफुल लोग हैं, जो किसी पावरफुल पोजीशन के अंदर मौजूद हैं, वो किस तरीके से अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं और किस तरीके से अपनी पावर की वजह से मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ को परपेचुएट करवाती हैं। दैन हमारे पास रिलेशंस हैं जेंडर के ऊपर, क्लास के ऊपर और एथनिसिटी के ऊपर। अब कुछ सोशल सेटअप्स के अंदर जेंडर बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि मेल जेंडर को प्रिविलेज दी जाती है और उसे सुपीरियर कंसीडर किया जाता है फीमेल जेंडर से। दैन हमारे पास क्लास बेस्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है जो कि एशियन जितने भी सोशल सेटअप्स हैं, स्पेसिफिकली इंडो पाक या बांग्लादेशी सोशल सेटअप है, उसके अंदर आपको क्लास का कॉन्सेप्ट और एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र आता है। अब डिस्कोर्स और आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल ये है कि हमने एक नई हाउसिंग स्कीम की डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना है और उसके प्रपोजल के बारे में स्टडी करना है। अब इस प्रपोजल के अगेंस्ट हमारे पास दो कंसर्निंग पार्टीज मौजूद हैं। नंबर वन, डेवलपर्स मौजूद हैं जो सोसाइटी को या हाउसिंग स्कीम को डेवलप करना चाहते हैं। देन हमारे पास प्रोटेस्ट ग्रुप्स मौजूद हैं। जो डेवलपर्स हैं उनके डिस्कोर्सेस कुछ इस तरीके से हैं कि वो चाहते हैं कि सोसाइटी को डेवलप किया जाए, उसके जितने भी एडवांटेजेस हैं वो बताते हैं, जैसे कि गेटेड कम्युनिटी मिल जाएगी, प्राइवेसी मिल जाएगी, एक जो सोशल सेटअप है वो बेहतरीन हो जाएगा, उसके अलावा सिक्योरिटी के मसाइल कम से कम हो जाएंगे, बिजनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी और लोगों को जॉब्स क्रिएशन में भी हेल्प मिलेगी। देन हमारे पास जो प्रोटेस्ट ग्रुप है जो कि लोकल पॉपुलेशन से मुतालिक है, अब वो प्रोटेस्ट कर रहा है इस डेवलपमेंट के खिलाफ। उनके पास अपने डिस्कोर्सेज हैं, अपने रीजंस हैं, वो नहीं चाह रहे कि सोसाइटी डेवलप की जाए। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि अगर सोसाइटी डेवलप हो जाती है तो जो उनका इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, जंगलात की कटाई करनी पड़ेगी, दरख्तों को काटना पड़ेगा, उनकी जो ज़रूरी ज़मीनें हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। देन हम स्टडी करते हैं इस हायरार्की के अंदर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर को। अब मेलिंसन और ब्रूस्टर दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी। उन्होंने स्पोकन डिस्कोर्स को एनालाइज किया था, जितनी भी स्पोकन इंटरेक्शन थी इंडिविजुअल्स की उन्हें एनालाइज किया और उन्होंने बताया कि जो एवरीडे स्पोकन डिस्कोर्सेज होते हैं उनमें स्टीरियोटाइप्स किस तरीके से जन्म लेते हैं। They pointed out that those people who speak non-standard dialects of English are considered inferior. Now that is very important. एक आइडियोलॉजी थी, सोच थी कि वो लोग जो नॉन स्टैंडर्ड डायलैक्ट्स ऑफ इंग्लिश बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना नहीं चाहते, वो इन्फीरियर हैं और इसी की वजह से उन्हें जॉब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं होती थी। अब एक आइडियोलॉजी के ऊपर ये सारा सेटअप बेस करता था कि जो गुड वर्कर्स हैं, जो अच्छे वर्कर्स हैं, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश बोल सकते हैं और जो बैड वर्कर्स हैं वो स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो एक डिस्कोर्स पैदा हुआ, उस डिस्कोर्स ने एक आइडियोलॉजी को परपेचुएट करवा दिया कि गुड वर्कर्स स्पीक गुड इंग्लिश एंड बैड वर्कर्स स्पीक बैड इंग्लिश। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डिस्कोर्सेज हैं
उनकी बेस पर एक आइडियोलॉजी को परपेचुएट करवाया जाता है। देन हमारे पास रेस्टोरेंट वर्कर्स के डिस्कोर्स की बात आई है। वेलिंसन और ब्रूस्टर ने एक चीज़ पॉइंट आउट की थी बड़ी सिग्निफिकेंट, कि जो वाइट वर्कर्स हैं, जो वाइट रेस्टोरेंट का स्टाफ है, वो ब्लैक जो कस्टमर्स हैं उनको नेगेटिव टर्म्स में लिखता है। वो नेगेटिव टर्म्स क्या हैं? क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी का एक कॉन्सेप्ट वेस्ट के अंदर आज भी मौजूद है, तो इस वाइट सुप्रीमेसी के कॉन्सेप्ट के अंदर जो ब्लैक कस्टमर्स थे उनको वाइट जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा गलत समझते थे और नेगेटिव रिमार्क्स उनके बारे में दिया करते थे। अब ये जो सारा फिनोमेना है, ये डिस्कोर्स ऑफ डिफरेंस के अंदर आपको नज़र आता है, दैट दे यूज्ड एंड दे स्पोक अबाउट देयर ब्लैक कस्टमर एंड डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम देम। ये जो वाइट स्टाफ होता था रेस्टोरेंट का, वो जो ब्लैक कस्टमर्स थे उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता था, और जो डिस्कोर्सेस, मैं तो कहूँगा कि जो कॉलोनियल डिस्कोर्सेस ब्लैक्स के बारे में परपेचुएट किए जा चुके थे वो उनको ही लेकर चल रहे थे। अब इस केस के अंदर जो वर्कर्स थे, जो उनका यूज़ ऑफ डिस्कोर्स था, वो अपनी जो रेस थी, अपनी जो एथनिसिटी थी, अपनी जो नेशनैलिटी थी, अपनी जो कौमियत थी, अपना जो सोशल क्लास था, सोशल सेटअप था, उसे प्रिविलेज करार देते थे, जबकि ब्लैक के सोशल सेटअप को वो प्रिविलेज नहीं कहते थे बल्कि उसे इंफीरियर कहते थे हर तरीके से। देन हमारे पास लिटरेचर एंड आइडियोलॉजीज की बात आती है। अब स्पोकन डिस्कोर्स को हमने देखा कि जो स्पोकन डिस्कोर्स है वो किस तरीके से आइडियोलॉजीज को परपेचुएट करवाता है। अब हमने देखना है कि रिटन डिस्कोर्स जो होता है वो कैसे आइडियोलॉजीज को परपेचुएट करवाता है। हम जानते हैं कि लिटरेचर से मुराद ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है कि जिसके अंदर आर्टिस्टिक और एस्थेटिक टच होता है। हम एक अजम्पशन यहाँ कर लेते हैं कि जो लिटरेचर है उससे भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज परपेचुएट होती हैं और वो परपेचुएट होने के साथ साथ इवॉल्व करती जाती हैं कॉन्टीन्यूसली। जैसे कॉलोनियल डिस्कोर्सेज हैं। अब ये कॉलोनियल डिस्कोर्सेज ऐसे हैं कि जो कॉलोनीज के बारे में जो कॉलोनियल पावर हैं वो परपेचुएट करवाती हैं ताकि अपने रूल को एक्सटेंड कर सकें। अब फेयर क्लफ और वुडेक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर। हमने फेयर क्लफ मॉडल पे भी एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल के अंदर उस वीडियो को देख सकते हैं। फेयर क्लफ और वुडेक ने कहा था कि जो टेक्स्ट हैं उन्हें दो तरीकों से परखा जाए। नंबर वन, अगर टेक्स्ट को आपने परखना है तो उस टेक्स्ट से पहले कौन सा टेक्स्ट है उस तरीके का उसे देखें, और उसके बाद जो टेक्स्ट प्रोड्यूस होगा उसे देखें। यानी अजम्पशंस को लेकर आपने चलना है। तो टेक्स्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है दो चीज़ों को देखकर, एक सोशल सेटअप को देखकर, एक जो कल्चरल नॉलेज है उसे देखकर। यानी सोशो कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है कि जब टेक्स्ट लिखा गया या पर्टिकुलर लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ तो उस सोशल सेटअप के अंदर क्या हो रहा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनका रहना सहना कैसा था, उनका कल्चर कैसा था, उनकी ज़िंदगी के रसूम व रिवाज कैसे थे, वो किस तरीके से अपने दिन और रात स्पेंड करते थे, उनका सोशल सेटअप, उनकी सोशल हायरार्कीज किस चीज़ के ऊपर बेस करती थी, उनके सोशल सेटअप के अंदर क्या सिग्निफिकेंट चीज़ें थी, क्या सिग्निफिकेंट किस्म की ईवल्स थी, उन सबको अंडरस्टैंड करते हुए आप किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर को या पर्टिकुलर रिटन डिस्कोर्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब लिटरेचर किस तरीके से आइडियोलॉजीज परपेचुएट करवाता है, इससे समझने के लिए हम जोसेफ कॉनरेड के एक नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस को कंसीडर करते हैं। अब हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड ने लिखा, जो कि कुछ कॉलोनियल डिस्कोर्सेस के ऊपर बेस करता है। अब कॉलोनियल डिस्कोर्सेस क्या थे? जोसेफ कॉनरेड के अगर इस नोवेला को हम अंडरस्टैंड करें तो हम एवेलुएट करते हैं कि जोसेफ कॉनरेड के मुताबिक जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो लोकल अफ्रीकन थे, उनका कोई सोशल सेटअप नहीं था, वो ए सोशल थे, वो ए रिलीजियस थे, उनका कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं था, उनका कोई स्पेसिफिक कल्चर नहीं था, उनकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी। देन उसके बाद चिनुए एचपी जो कि अफ्रीकन ऑथर थे, उन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा। उस थिंग्स फॉल अपार्ट के टेक्स्ट को जब आप देखें तो उसके अंदर आपको पता लगता है कि जो लोकल अफ्रीकन पॉपुलेशन है उसका सोशल सेटअप, उसकी सोसाइटी भी मौजूद है, उसका स्पेसिफिक कल्चर भी मौजूद है, उसका स्पेसिफिक रिलीजन, लैंग्वेज, यानी हर एक चीज़ है जो वहाँ पे मौजूद है। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जो कॉलोनियल डिस्कोर्सेस परपेचुएट करवाए जोसेफ कॉनरेड ने, उन्हें चैलेंज किया थिंग्स फॉल अपार्ट में चिनुए एचबी ने।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड कर देते हैं। होपफुली आपने अंडरस्टूड कर लिया होगा कि किस तरीके से स्पोकन डिस्कोर्स जो होता है वो आइडियोलॉजीज को परपेचुएट करवाता है, किस तरीके से जो रिटन डिस्कोर्स या लिटरेचर आइडियोलॉजीज को परपेचुएट करवाता है। और अगर आप मुझसे गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं तो आप डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।